नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में जनता बना चुकी है परिवर्तन का मन और उठा चुकी है परिवर्तन की मशाल। और आज हमारे साथ हैं पुरोला से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दुर्गेश्वर लाल। श्री दुर्गेश्वर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पुरोला विधानसभा के समस्त जनमानस को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। सबसे पहले मेरा दुर्गेश्वर लाल जी आपसे प्रश्न ये रहेगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी मोड़ आते हैं और युवा पीढ़ी में आप कहीं भी अपना कैरियर बना सकते हैं, और आप एजुकेशन सेक्टर में मैनेजमेंट में थे। तो जीवन में ऐसे क्या मोड़ आए, ऐसे क्या घटनाक्रम आए जो आपका जीवन राजनीति की सड़क पे आ गया, राजनीति की ओर मोड़ कर गया? ऐसे क्या जीवन में चेंजेस आए? राजनीति से पहले मैं एक व्यावसायिक क्षेत्र में था, एजुकेशनल सेक्टर में था। मैं आई एम वर्किंग एज ए मार्केटिंग मैनेजर इन एमएनसी कंपनी इन दिल्ली। हुआ क्या है कि जब भी हम अपने घर को देखते थे, कभी जब घर आते थे तो अपनी विधानसभा में जब आते थे, वहाँ की जो परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति देखते थे या किसी भी क्षेत्र में, तो लोगों को एक बेसहारा छोड़ चुका था। वहाँ जो आज तक नेता रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जिनको हमने सदन तक भेजा, जिनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उन्होंने कभी क्षेत्र की तरफ कभी नहीं देखा है। वहाँ पे देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में लोग बिल्कुल एक बेसहारा छोड़ रखा था। आज भी अगर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर 21-20 किलोमीटर लोग जो है पैदल जाते हैं। और कोई अगर कहीं घटना होती है, आपने सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि लोगों ने जो है अगर कहीं कोई बीमार होता है या कोई घटना होती है तो उनको डंडी कंडी पे उठा के ले आना पड़ता है। ऐसे कितने गाँव हैं, मैं आपको गिना देता हूँ। जैसे वर्ल्ड लाइफ क्षेत्र में 4 गांव पड़ते हैं, वहाँ की एक विकट समस्या है। सरबडियाड़ क्षेत्र है, पूरे 8 गांव हैं, वहाँ लोग एक आज जो है बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आप इसी तरीके से शिकारू एक गांव है, वहाँ पे सड़क नहीं है। कलाब है, नूराणू है, आपके नौगांव में ऐसे बहुत सारे गांव हैं। हमारे बंगाण क्षेत्र में गांव हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं देखता था वहाँ पे, और विकट परिस्थिति थी। आप करप्शन के क्षेत्र में देखो या बेरोजगारी के क्षेत्र में देखो, तो अब मन को एक झकझोर दिया कि हम यहाँ के क्षेत्र के निवासी होते हुए जब हम बाहर देखते थे कि लोग जब विधायक बनता है तो वहाँ विधायक एक क्षेत्र की आवाज़ बन के जाता है, कुछ करने के लिए उसको सदन में भेजते हैं। लेकिन हमारे जो विधायक बनते थे वो सिर्फ ओनली उनका एक ध्येय था कि अपनी एक जो करप्शन करना है, एक कह सकते हैं उनकी एक कमीशन उन्होंने बांट रखी थी कि हम जो है अपने जो कमीशन देगा उसका काम होगा। तो वहाँ पे ये परिस्थिति देखते, विकट परिस्थितियों को देखते हुए मन को झकझोर दिया। मैंने कहा क्यों नहीं यार, अब जब कीचड़ को अगर साफ करना है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए जो है एक मन बनाया कि भाई राजनीति क्षेत्र में आए, भाई राजनीति की अगर करनी, अगर समाज सेवा करनी है तो घर में बैठ के तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए जो हमने कहा भाई राजनीतिक पॉलिटिक्स क्षेत्र में आए और जनता की आवाज़ बन के हम काम करें। मतलब आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया, कांग्रेस का हाथ थाम लिया, और ये हाथ ही सफाई करेगा। अब ज़ाहिर सी बातें हैं, मुट्ठी में ताकत है, अगर ये खुल जाए तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो बिखर जाएगा। भाई ये जो हाथ हैं तो हाथ जनता के साथ हैं। और प्रश्न ये रहेगा कि आप पिछली बार आपने निर्दलीय चुनाव कॉन्टेस्ट 2017 के विधानसभा में पुरोला से किए और आप लगभग 13,500 मत प्राप्त करने में भी सफल रहे, और इस बार आपने कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, आप किस हद तक मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए साहब थे वो पाला बदल के भाजपा में चले गए, तो क्या आप कांग्रेस के अगर उम्मीदवार बनते हैं तो आप वहाँ के जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, पलायन, सड़क, बिजली, पानी, सड़क, इन सब जो समस्याएं हैं, इसको निवारण करने के लिए आपके पास क्या योजना है, क्या मास्टर प्लान है, क्या रोड मैप है? आज तक जो भी वहाँ पे नेता रहा है, उन्होंने कभी विकास के बारे में नहीं सोचा।
वहाँ की जनता को बिल्कुल बेसहारा छोड़ गए हैं। और उनके पास एक तुष्टीकरण की नीति थी, लोगों को जाति धर्म के नाम पे और हमारे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन पे उनको उलझाए रखना। उन्होंने कभी काम नहीं किया। मैं आपको रिसेंटली की एक घटना बताता हूँ। आज तक जो विधायक हैं उन्होंने कभी क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा है। प्रोला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर चीज़ संभव है। प्रोला रामासिराई क्षेत्र है जहाँ पे हमारा एक लाल चावल मिलता है। अगर उसके बारे में अब विधायक को तो इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना है। अब लाल चावल इस क्वालिटी का मिलता है, उस चावल को हम कहीं किसी ऐसे लैब में ले जाएं, उसकी शोध हो तो हम लोगों को उसका रोज़गार मिलेगा। भाई लोग उस पर काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे लोग, उससे उनको फ़ायदा होगा। ऐसे ही करके हमारा क्षेत्र जो है, आप मोरी में लगा लीजिए, मोरी एक बागवानी क्षेत्र है। बागवानी क्षेत्र में आज के डेट में आप देखोगे तो अग्रणीय है। वहाँ पे नकदी क्रॉप्स है, जैसे सेब का देख लीजिए, तो सेब के क्षेत्र में हम अग्रणीय रूप में, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कोई रोड मैप ही नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है लोग जो बागवान है वो खुद कर रहे हैं। अब 2019 में एक त्राईमाम आपदा आई हाराकोट में। मैं 2019 में निर्दलीय, पहले मैंने 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था कि भाई जो सेंटर में भी भाजपा है और स्टेट में भी भाजपा है। अब इन्होंने नारा दिया कि डबल इंजन है। मैंने सोचा भाई डबल इंजन है तो ठीक चलेगा, काम करेगा, क्योंकि मेरी जो विधानसभा है बिल्कुल समस्याओं से भरी पड़ी है। मैं इसलिए भाजपा ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं कि 2019 में एक हाराकोट क्षेत्र में कोठीगाड़ बंगाण में आपदा आई, तो वहाँ पे लोगों को उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया। उनको कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। आपको एक वहाँ पे सेब पे पूरी पब्लिक जो डिपेंडेंट है। उनके आधे से ज़्यादा तो आपदा में जो क्रॉप थी वो नष्ट हो गई। उसके बाद कुछ बचा तो उसके लिए मैंने सरकार को जो है एक समर्थन मूल्य के लिए एक मैंने जो है रिक्वेस्ट करी कि उनको समर्थन मूल्य मिले, लेकिन वो भी नहीं मिला। इसी तरीके से ऐसे कई गांव हैं। एक मसरी गांव है मोरी विकास खंड में, वहाँ पे 28 परिवारों के मकान जलकर खाक हो गए। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। 3800 रुपये जो है तहसील लेवल से दिए गए। क्या 3800 रुपये में किसी का जीवन यापन होगा? तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि भाई बीजेपी में तो सिर्फ ओनली जो है बातें होती हैं, काम तो होता नहीं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया। लेकिन जो आप 2017 में निर्दलीय रहे और आपने 19 में भाजपा ज्वाइन कर ली, तो जो भाजपा को फिर आपने त्याग दिया और आप कांग्रेस में आ गए, तो क्या 2019 में जो आपने बीजेपी के साथ ज्वाइन किया, इन डबल इंजन वालों ने आपको कोई डब्बे में सीट आरक्षित नहीं दी? देखिए, मैं एक आशा के साथ गया था कि वहाँ पे मेरा जो क्षेत्र है, देखिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव लड़ा था प्रोला विधानसभा की, वो बुद्धिजीवी जनमानस और मेरी माता बहनें, उन तमाम लोगों ने चुनाव लड़ा था। और इस आशा के साथ चुनाव लड़ाया गया था कि हमारे जो क्षेत्र जो बेसहारा छोड़ा गया इसका कोई सारथी बने, इस क्षेत्र का विकास हो। लेकिन मैंने कई बार संगठन सरकार के माध्यम से अवगत कराना चाहा, मेरे पास उसके एविडेंस भी हैं, लेकिन इन्होंने कभी सुनवाई नहीं करी। तो मैंने कहा भाई यहाँ बैठ के मुझे हाजिरी लगाने के लिए नहीं जाना है, मुझे जनता का काम करना, तो जनता के काम के लिए आया। और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन करी। भाई कांग्रेस ने पहले से लेकर आज़ादी के बाद आज तक आप देख लीजिए, बैक उठा लीजिए, लोग तो चाहे कुछ भी बोल रहे, आप आरोप तो कोई भी लगा लें, आज तक जो भी किया है सुई से लेकर के जहाज़ तक कांग्रेस ने बनाया। तो मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद आई। भाई आज तक जो भी आप देख लीजिए, एक ITI जब हमारा भारत जो है गुलाम था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने बिल्कुल करके तहस नहस करके छोड़ा था। और क्या भारत में क्या कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने आज हम जो है जो
तमाम टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। और इन लोगों ने आज तक सिर्फ ओनली जुमलेबाजी करी और इन तमाम चीज़ों को देख के लगा कि मुझे कांग्रेस का साथ लें और कांग्रेस के साथ जनता का विकास है। और अगर आपको 2022 के समर में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना के पुरोला से उतारती है, तो आप ऐसी क्या योजनाएं, और आप जीवन लोगों का बेहतर हो चुका है पुरोला के रहने वालों का, तो आप ऐसी क्या योजनाएं आपके जहन में हैं जो आप धरातल पे उतारेंगे? आप क्या वादे और क्या इरादे लेके पुरोला की जनता के सामने चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, एक आम जनमानस क्या चाहता है? उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसके काम इजी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन वो ठीक हो जाए, एजुकेशन वो ठीक हो जाए, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था वो ठीक हो जाए, आपके दूर संचार की व्यवस्था ठीक हो जाए, आपकी जो है जल पानी तमाम चीज़ें ठीक हो जाए। ये एक आम जनमानस चाहता है। और यही मेरा रोड मैप है कि अगर जो समस्याएं वहाँ हैं, जो लोग जूझ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, लोग आज भी आज़ादी के बाद आज भी लोग जो है, कई गांव ऐसे हैं जहां 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, रोडें नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, तमाम चीज़ें नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ें, ये मेरे मुद्दे हैं और मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा और मैं मानता हूं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं सदन तक आवाज़ बन के जाऊंगा और उनके काम करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ आपके पास रोड मैप हो? देखिए, शिक्षा हमारी एक पहली चीज़ है। अगर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये दो चीज़ें हैं तो सब चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओगे, आपके पास एजुकेशन है, आप एजुकेटेड हो, आपके पास एजुकेशन के लिए पर्याप्त साधन है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और उसके लिए मैं बात करूंगा, जो आज तक जो नेताओं ने नहीं किया, उन तमाम चीज़ों को मैं वो करूंगा जो मेरे जनता के फेवर में होगा। और पुरोला में आप जानते हैं कि पलायन और बेरोजगारी तो से जूझ रही है हर विधानसभाएं, कई विधानसभाएं जूझ रही हैं ऊपर की दुर्गम क्षेत्रों की। तो आपके पास पलायन और बेरोजगारी के लिए कोई फॉर्मूला है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा। पुरोला एक ऐसी विधानसभा है कि जहाँ पे पलायन ना के बराबर है। मैं अदर पूरे उत्तराखंड में अगर मैं देखता हूँ तो पलायन हो रहा है। लोग दिल्ली पलायन किए हैं, देहरादून पलायन किए हैं, अलग अलग जगह पलायन किए हैं, लेकिन हमारी जो पुरोला विधानसभा है, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास बागवानी क्षेत्र है, हाँ, बहुत कम रेशो है। अगर है भी तो लोग वापस लौटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पुश्तैनी बहुत सारी चीज़ें करने को, लेकिन उसके लिए अगर ये चीज़ें ठीक हो जाए, ये स्कूल की चीज़ें, स्कूल कॉलेजेस हो जाए, वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए, ये जो मूलभूत सुविधाएं ये ठीक हो जाए, तो आई एम डैम श्योर पुरोला कभी पलायन नहीं करेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और ये सारी त्रुटियां दूर करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे? बिल्कुल। ये भी जो समस्याएं रही, जो आज तक जो वहाँ के नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने पाले इधर से उधर बदले हैं और अपने स्वार्थ के लिए अपने काम किए हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आज तक नेता रहे, उन्होंने, कुछ लोगों की ये थ्योरी रही है कि चुनाव के दौरान दारू, मुर्गे, शराब, इन तमाम चीज़ों पे जो नौजवान लोग, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को बरगलाया है, जबकि उनको पढ़ने के लिए किताब देनी चाहिए थी, लेकिन उनको क्या दे रहे हैं? हाथ में दारू का बोतल और शराब आप मुर्गा दे रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने लोगों का भविष्य बर्बाद किया। और मुझे लगता है आज के डेट में, अगर आप देख रहे होंगे मेरी टोटल सोशल मीडिया या तमाम चीज़ों को लेके, लोग जो नवयुवक लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि भाई इन ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट में। और जो और लोग हैं, उन्होंने नौजवानों को सिर्फ ओनली चुनाव के दौरान अपना यूज किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पुरोला विधानसभा के समस्त नौजवानों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे होने वाले फ्यूचर के आप भविष्य हो। आप अपना भविष्य इन चंद लोगों के बहकाव में बर्बाद ना करें। बहुत खूब कि आपने कहा कि युवा जो हैं वो कभी पथभ्रष्ट ना हों। और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि चुनाव बहुत निकट है, कुछ ही दिनों की बात रह गई है टिकट की घोषणाओं में और चुनाव की घोषणाओं में। तो आपका चुनाव के संबंध में पुरोला की जनता को क्या संदेश है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? मैं आपके चैनल के माध्यम से और तमाम
पुरोला विधानसभा के जनमानस, बुद्धिजीवी लोग और नौजवान साथियों को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको बदलाव करना है इस क्षेत्र में, जो हम जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, मैं उसी वहीं का रहने वाला हूँ, उस माटी से आया हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से देखना चाहते हो, ये आपके हाथ में। यही मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से कन्वे करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया श्री दुर्गेश्वर लाल जी कि आपने अपनी बात बहुत प्रबलता से रखी और पुरोला को एक बेहतर भविष्य देने के लिए आप प्रयासरत हैं, और आपने अपनी वाणी से अपनी बात रखी और जनमानस को अपना संदेश पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।